हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और लेक्चर नंबर 18 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं धारामापी, दैट इज़ गैल्वेनोमीटर। तो देखें बच्चों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है जो कि आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे तब इसका बहुत जगह प्रयोग किया जाएगा। जैसे विभवमापी है, मीटर सेतु है, उसमें हम शून्य विक्षेप की स्थिति पता करते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति का अर्थ क्या हुआ बच्चों? जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। जब परिपथ में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है तो ये धारामापी शून्य विक्षेप की स्थिति को दर्शाता है। तो बच्चों नाम तो है इसका धारामापी, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये धारा को मापने के काम में आएगा। लेकिन बच्चों अब यहाँ थोड़ा सा डाउट है कि ये धारामापी है, धारा को मापने के काम में नहीं आएगा। धारा की उपस्थिति बताएगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई जो वैद्युत परिपथ हमने बनाया है उसमें विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही है, या दिशा बदल रही है, क्या हो रहा है, इस बात का हमें पता लगा करके देगा कौन? धारामापी। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है कि ये धारा मापने के काम में नहीं आएगा। भाई कुछ न कुछ तो सोच के नाम रखा है धारामापी। तो ये जो धारामापी है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। जैसे मैंने ये धारामापी का चित्र पहले से ही बना दिया है जिससे कि वीडियो लेंदी न हो। तो बच्चों नाम धारामापी है। अब मैंने अभी कहा था कि ये धारा को नहीं मापेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, इस स्थिति में नहीं माप पाएगा ये धारा को, लेकिन इसमें थोड़े से परिवर्तन करके ये धारामापी अमीटर और वोल्टमीटर में बदला जा सकता है। अब धारा को मापने के लिए हम क्या प्रयुक्त करेंगे बच्चों? अमीटर। धारा कौन मापेगा? अमीटर। लेकिन वो बना इसी से है। अभी हम गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदल लेंगे, वो अगले लेक्चर में सीखेंगे। अमीटर और विभव मापने के लिए वोल्टमीटर। तो ध्यान से समझते जाइए बच्चों। तो इस गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर जो कि धारा के मापन में प्रयुक्त किया जाएगा, और वोल्टमीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापेगा, उसमें हम परिवर्तित कर सकते हैं। किस किस में? अमीटर में और वोल्टमीटर में। लेकिन ये है गैल्वेनोमीटर। हमने विभवमापी वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उस समय हमने बताया था कि एक गैल्वेनोमीटर समझाया था, उसमें स्केल था, यहाँ 0 था, यहाँ ऐसे 1 2 ऐसे डिवीजन्स थे, यहाँ पॉइंटर था। तो बच्चों एमीटर और वोल्टमीटर इसी से बने हैं। एक से दिखने में लगेंगे, देखने में एक से होंगे। जब आप लैब में जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर एक से ही होंगे, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? बच्चों ये टॉपिक तो हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर में G लिखा होगा बच्चों, क्या लिखा होगा? G लिखा होगा। और गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होगा उसमें मिडिल में होगा 0 और इधर 1 2 3 ऐसे डिवीजन्स होंगे। वोल्टमीटर के स्केल में V लिखा होगा, और जो DC वोल्टमीटर होगा उसमें अंडरलाइन भी होगी। समझ रहे हैं? तो इसमें स्टार्टिंग 0 से यहाँ से होगी, 0 1 2 3 इस तरीके से जो भी रेंज हो, जितनी रेंज का वोल्टमीटर हो, इसमें छोटे छोटे डिवीजन्स और होंगे जिससे हम लीस्ट काउंट निकाल लेंगे और वोल्टेज कितना है किसी सर्किट में वो भी पता कर लेंगे। ठीक है बच्चों? तो वोल्टमीटर में 0 से स्टार्टिंग होगी, ऐसा ही अमीटर में स्टार्टिंग होगी। एमीटर में भी 0 से स्टार्टिंग होगी, 0, फिर क्या होगा? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो उसमें A लिखा होगा, इसमें भी पॉइंटर होगा, इसमें भी पॉइंटर होगा, संकेतक जिसको कहते हैं। तो इनको देख करके, इन लेटर्स को देख करके, ये दिष्ट धारा के मापन के लिए DC करंट होगा तो नीचे अंडरलाइन होगा बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से। तो एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर।
एमीटर क्या करेगा, विद्युत धारा के मापन में प्रयुक्त किया जाएगा। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर मापेगा। और गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति बताएगा कि परिपथ में धारा है या नहीं है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करने के लिए ये प्रयुक्त किया जाएगा बच्चों, क्या, गैल्वेनोमीटर। और ये दोनों एमीटर और वोल्टमीटर बनेंगे इसी से ही। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, किसको, धारामापी को। तो बच्चों ये धारामापी क्या है, मैंने कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया कि ये धारा नहीं मापेगा, नापेगा, लेकिन कब, जब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। वो क्या करेंगे परिवर्तन, वो अगले लेक्चर में, उसमें हम ये बताएंगे कि इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलें, वोल्टमीटर में कैसे बदलें। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो एक सेकंड बच्चों, अब केवल धारामापी की बात करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों के धारामापी सुन के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये धारा को मापेगा, कितनी एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। तो फिर एमीटर क्या करेगा भाई, धारा तो एमीटर मापता है। अब आप ये कहें कि सर अमीटर ही पढ़ाइए और वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर क्यों पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों अमीटर और वोल्टमीटर बनेंगे तो धारामापी से ही। तो पहले हमें धारामापी सीखने हैं, और ये धारामापी होते हैं दो प्रकार के। इन धारामापी की मैं एक लिस्ट बनाता हूँ बच्चों, एक टेबल बनाते हैं। एक होता है चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी। इसके टाइप हैं, ये क्या हैं, टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली धारामापी, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं MCG, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, मूविंग M, कॉइल C, गैल्वेनोमीटर G। और दूसरा होता है चल चुंबक धारामापी, दैट इज मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। वो बच्चों आर मैंने ऐसा लिख दिया है, आप स्पेलिंग गैल्वेनोमीटर की यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं, फिगर न बिगड़ जाए इसलिए मैंने बहुत पास पास लिख दिया है ओ और आर को, ये आप समझ जाएंगे। तो एक रहा चल कुंडली धारामापी और एक रहा चल चुंबक धारामापी। तो बच्चों प्रैक्टिकली ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा सुविधाजनक होता है चल कुंडली धारामापी। तो आज हम केवल इसी को पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जानकारी के लिए, मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया है। अब ये चल कुंडली धारामापी भी दो प्रकार के हो जाते हैं बच्चों, दिस वन, एक यहाँ लिखेंगे एक यहाँ लिखेंगे। पहला निलंबित कुंडली धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी, इसको कहते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या कहेंगे इसको, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। निलंबित कुंडली धारामापी। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इसका,
वो होता है बच्चों, उसको कह सकते हैं कीलकित कुंडली धारामापी। कीलकित कुंडली, कीलकित कुंडली धारामापी। हो फिगर तक चली जाती है लाइन बच्चों। कीलकित कुंडली धारामापी दैट इज पिवोटेड कॉइल, पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों हमने क्लासिफिकेशन कर लिया कि जो धारामापी हैं दो प्रकार के होते हैं, चल कुंडली धारामापी और चल चुंबक धारामापी। अब इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, चल कुंडली धारामापी और चल चुंबक धारामापी में क्या अंतर है, इसको समझने से पहले हम बात करेंगे कि पिछले लेक्चर्स में हमने एक, अब वो लेक्चर नंबर कौन सा था बच्चों ये मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले मैं ये पढ़ा चुका हूँ कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिससे कुंडली विक्षेपित हो जाती है, घूमने का प्रयास करने लगती है और प्रयास क्या घूम जाती है। इसी सिद्धांत का यहाँ उपयोग होना है गैल्वेनोमीटर में। तो मैंने हेडिंग जब डाला था तो पढ़ाया भी था कि बच्चों यही धारामापी का सिद्धांत है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम वही धारामापी पढ़ रहे हैं। तो देखें बच्चों, चल कुंडली धारामापी में क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घूमेगी, क्योंकि उस पर एक बल युग्म लगेगा, टॉर्क लगेगा, जिससे वो घूमेगी। और जो चुंबक हैं, मतलब जो चुंबक के ध्रुव हैं, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा उसमें दो ध्रुव खंड होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये स्थिर रहेंगे। अभी मैंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं है बच्चों, लेकिन इतना तो देख लें कि जैसे ये इतना तो समझ गए, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये स्थिर रहेंगे, कुंडली घूमेगी। तो क्या हो जाएगा, चल कुंडली धारामापी। और चल चुंबक धारामापी में क्या होगा, कुंडली नहीं घूमेगी, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले ध्रुव खंड हैं, जो चुंबक है वो रोटेट करेगी। बात समझ गए, एक में कुंडली घूमेगी, एक में चुंबक घूमेगी, सीधी सी बात है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है चल चुंबक धारामापी, क्योंकि इसमें चुंबक घूमेगी, और चल कुंडली धारामापी, इसमें कुंडली घूमेगी। तो दिस वन इज सूटेबल, ये ज़्यादा सुविधाजनक है और इसी को हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं। और इसमें भी एक निलंबित है और एक कीलकित है। चल कुंडली धारामापी के भी हमने जो दो टाइप किए हैं, उसमें एक निलंबित कुंडली धारामापी है और एक कीलकित कुंडली धारामापी है। उसमें भी ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसी को हम वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, जिसमें आगे पढ़ाऊँगा तब समझा दूंगा बच्चों। इसका दूसरा नाम क्या है, वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी कह देते हैं। ये ज़्यादा सूटेबल है हमारे लिए, इसका प्रयोग बहुत सुविधाजनक है, ये सीधे सीधे रीडिंग बता देता है। मैंने ये जो फिगर बना रखा है वो कीलकित कुंडली धारामापी का ही बना रखा है, और इसका दूसरा नाम क्या है, वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चों। इसी को हम क्या कह देते हैं, वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी कह देते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ अभी केवल वर्गीकरण किया है। अब बच्चों देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना भी नहीं कि आप समझ ना पाएँ, लेकिन एक एक शब्द पर ध्यान देना और ध्यान से समझना कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सीधे सीधे धारामापी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उससे पूरी एक डिटेल जानकारी नहीं मिल पाती है। अब जैसे एनसीईआरटी में फिगर ऐसा नहीं बना है, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बना दिया, एनसीईआरटी में दूसरे प्रकार से बना है। वो सब बातें मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी हमने वर्गीकरण पढ़ लिया।
अब हमने बताया था कि जो लेबोरेटरी में अपनी प्रयोगशाला में जब आप प्रयोग करेंगे तो उसमें ये वाला गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त करेंगे। अब ये दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करेंगे बच्चों। इसकी वर्किंग प्रोसेस सेम है, इसका सिद्धांत सेम है, अंतर है केवल बनावट में। बनावट में क्या अंतर है वो मैं अभी समझाता हूँ। निलंबित कहते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपने एक शब्द सुना होगा, अरे कि आज उसे सस्पेंड कर दिया गया नौकरी से। तो सस्पेंड कर दिया यानी वो बेचारा लटक गया। तो निलंबित कहते हैं लटकने को। तो जैसे हमने यहाँ ऐसे धागे से बांध के इसको ऐसे लटका दें बच्चों, तो ये इसमें जो मूवमेंट होगा वो ऐसे हो सकता है, ऐसे रोटेट हो सकती है कॉइल, लटकी हुई कॉइल है। अभी आप कल्पना करें मैं इसको धागे से बांध के लटका दूं, जैसे ये कॉइल है मान लीजिए, और इसको मैंने धागे से बांध के लटका दिया तो ये आराम से घूम सकती है, इस तरीके से घूम जाएगी क्योंकि धागे से लटकी हुई है। लेकिन यहाँ हम एक पत्ती से लटकाएंगे, एक पत्ती होगी किसमें, निलंबित कुंडली धारामापी में। सिर्फ बनावट का अंतर है बच्चों निलंबित और कीलकित में। सारी चीज़ें की हैं वो भी मैंने बताया था। तो ये समझाना था बच्चों, और मेन चीज़ हम इसको पढ़ेंगे तो इसलिए मैंने इस फिगर को पहले से बना दिया है और बिगाड़ा नहीं है इसको। इसका भी मैं फिगर बना सकता था लेकिन फिर ये समझाने के लिए स्पेस नहीं बचता बच्चों, तो इसको भी मैं समझा देता हूँ। अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। निलंबित कुंडली में जो हमारी कुंडली है वो लटकी हुई होगी, किससे लटकेगी, क्या होगा वो अभी समझाएंगे। कीलकित में पिवोटेड, दो पिवोट होंगे, एक पिवोट ये एक पिवोट ये, जैसे मतलब दो आधारों पर ये कसी हुई होगी इस तरीके से, ऐसे समझना बच्चों। अब ये कुंडली यहाँ भी घूम सकती है, मतलब दोनों तरफ से सपोर्ट कर दी, सपोर्ट से घिरी, लटकी नहीं है, इसको लटकना नहीं कहेंगे बच्चों। ये यहाँ घूम सकता है मार्कर, तो इस मार्कर को मैं कुंडली की तरह प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे ये कुंडली होती तो यहाँ पर ऐसे घूम सकती थी, तो वो हो गई कीलकित। और वो कीलकित यानी पिवोटेड, एक पिवोट ये एक पिवोट ये, इसको पिवोट कहते हैं बच्चों। ये दो जो बेस हैं जिस पर कुंडली टिकी हुई है, पिवोट, हिंदी में इसको चूल कह देते हैं। एक पिवोट ये हो गया, ये भी पिवोट है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि फिगर में फिर ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी। तो इन दो पिवोट्स के बीच में इस कुंडली को साध दिया गया है, अरेंज कर दिया गया है इस तरीके से। और निलंबित में लटकी हुई होगी कुंडली, वो भी घूम सकती है। तो समझ गए। तो अब हम दोनों की बनावट समझा देते हैं और बाकी का जो प्रिंसिपल है, जो वर्किंग प्रोसेस है, वो दोनों की सेम है। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों चल कुंडली धारामापी पढ़ने जा रहे हैं, उसमें एक प्रकार की धारामापी मैंने ये बना दी है। ओहो, ये बिगड़ गया बच्चों क्योंकि इसके पास आ गया था। तो ये जो है पिवोटेड है क्योंकि पिवोट पर ये कुंडली सधी हुई है। तो ये जो मैंने फिगर बना दिया है बच्चों, वो पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का है। मैं शॉर्ट में लिख दूं बच्चों, पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो मैंने दो टाइप के गैल्वेनोमीटर पढ़ाए थे, एक चल कुंडली और एक चल चुंबक। और चल कुंडली के दो बताए थे, एक निलंबित जिसको मैंने लिखा था सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, और दूसरा क्या बताया था, पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का फिगर ये मैंने बना दिया है। अब मैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का फिगर और बना देता हूँ, थोड़ा सा अंतर है बस बच्चों, ये स्ट्रक्चर एक सी रहेगी। अब मैं समझाने के दृष्टिकोण से बना देता हूँ क्योंकि बनावट में ही अंतर है, काम एक सा करेंगे। तो देखिए जैसे ये नॉर्थ पोल, एक मैंने चुम्बक बना दी, और ये साउथ पोल,
और ये स्थायी नाल चुंबक हैं बच्चों। क्या हैं? स्थायी नाल चुंबक। जिनके ये दो ध्रुव खंड हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इनको अवतलाकार शेप में काट करके इस तरीके से बनाया गया है, जिससे देखो यहाँ भी ऐसे ही बनाया है मैंने, यहाँ भी वैसे ही बना रहा हूँ, अवतल की तरह। अवतल हो गई ये शेप, कॉनकेव, और बेलनाकार शेप देने की कोशिश की गई है। कोशिश नहीं, बेलनाकार बनाया गया है। इसके अंदर कुंडली स्थापित की जाएगी, जैसे ये कुंडली हो गई बच्चों। मैं 2 फेरे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये फेरे बहुत सारे होते हैं, यहाँ सिद्धांत समझना है इसलिए। और बेलनाकार क्रोड होगी बच्चों। क्या होगी? पहले मुझे क्रोड बनानी थी जिस पर कुंडली लपेटी जाती है। आप समझ जाएंगे बिल्कुल, ध्यान से देखते जाइए। ये मैंने क्या बना दिया बच्चों? क्रोड। ये हो गई क्रोड। नरम लोहे की बनी होगी, किसकी? मैं यहाँ लिखता चलता हूँ, नरम लोहे की क्रोड। ऐसा करते हैं, लिखते चलते हैं। सी क्या है? नरम लोहे की क्रोड। इसको मैं सी लिख देता हूँ, यहाँ भी वही है। और ये कॉइल है। ये क्या है? कुंडली। बहुत सारे तारों के लूप बना दिए गए हैं, तो ये कुंडली है। इसमें भी लिखते चलते हैं। ये कौन सा है बच्चों? पीसीजी। और अब क्या बनाने जा रहे हैं? सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी एससीजी। तो सेम स्ट्रक्चर आ रही है, थोड़ा सा ही अंतर है बच्चों बनावट में। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल यहाँ लिखते चलते हैं। इसमें एक जगह लिख देते हैं, ये कुंडली है, इसमें भी कुंडली है। ये क्या है? कॉइल। कुंडली को क्या कहते हैं बच्चों? कॉइल। और सी फॉर क्रोड, यानी कोर। इंग्लिश में कोर कहते हैं। लेकिन उल्टा लगता है बच्चों, अगर हम ये कहें कि कोर और क्रोड में कौन सा इंग्लिश और कौन सा हिंदी का शब्द है, तो ये बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। सुनने में और बोलने में ऐसा लगता है कि क्रोड इंग्लिश का शब्द होगा और कोर हिंदी का शब्द होगा, लेकिन बच्चों उल्टा है। कोर इंग्लिश में है और क्रोड हिंदी में है। चलिए, ये बेलनाकार क्रोड नरम लोहे की बनी हुई है, और इस पर एल्यूमिनियम के फ्रेम पर एक तांबे के पृथक्कृत तारों की एक कुंडली बना दी गई है, आइसोलेटेड कॉपर वायर्स की। मतलब कॉपर के वायर जो पृथक्कृत हों, उन पर पॉलिश होगी, जिससे वो इंसुलेटेड रहें, और लपेट करके बहुत सारे फेरे होंगे, बहुत सारे फेरे हैं। लेकिन चित्र में बहुत सारे फेरे बनाएंगे तो चित्र जटिल होता जाएगा, इसलिए केवल सिद्धांत समझना है। अब इसको लटकाया जाएगा, और जब लटकाएंगे तो बीच में एक दर्पण भी लगाएंगे बच्चों, मिरर। एम क्या है यहाँ? मिरर है, यानी दर्पण है, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हो। ये क्या है? दर्पण, यानी मिरर। और इस कॉइल को यहाँ पर लटका, सॉरी बच्चों, यहाँ पर लटका दिया है। और यहाँ लगी होगी एक मरोड़ टोपी। ये धागे से नहीं लटकाइए बच्चों, ये एक पत्ती है, बहुत बारीक पत्ती है, जो कि फॉस्फर ब्रोंज की बनी हुई है। फॉस्फर ब्रोंज। फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती है। तो इसको, कॉइल को पत्ती से लटका दिया, और इसी पत्ती पर एक दर्पण सेट होता है। ठीक है बच्चों। अब
यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा करके इसका कनेक्शन कनेक्टिंग पेच से कर दिया जाएगा, संबंधक पेचों से। एक यहाँ कर दिया जाएगा, T1, और ये हो गया, सॉरी ये हो गया T2। क्या हो रहा है बच्चों आज? ये पेच हैं बच्चों, जिन आपने देखा होगा स्क्रू जिसमें वायर कनेक्ट करेंगे, थोड़ा ढिबरी को घुमाएंगे, ढिबरी हैं ये, इसको घुमाएंगे और यहाँ तार लगा देंगे जिससे कुंडली में धारा बहने लगेगी। तो ये स्प्रिंग होगी। तो दोनों की आप बनावट देख चुके हैं बच्चों और समझ भी चुके होंगे। ये कुंडली लटकी हुई है और ये पिवोटेड है, उसको साध दिया गया है दो पिवोट्स पर। इतना ही अंतर है बनावट में। इसमें स्केल है, इसमें स्केल नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना है। अब कहेंगे आप कि सर जब स्केल नहीं है तो रीडिंग कैसे पढ़ेंगे? न इसमें संकेतक है। ये क्या है बच्चों? संकेतक। हाँ, पहले मैं इसकी बनावट समझा दूँ। देखिए, ये जो परमानेंट मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये बेलनाकार क्रोड जिसके ऊपर एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तार की कुंडली लगा दी गई है। ये कोर इस कुंडली से कहीं भी टच नहीं करती है बच्चों, ये ध्यान रखना। पृथक्कृत है, आइसोलेटेड है। और एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है। इसको मैं S1 S2 नाम दे सकता हूँ, स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2। और ये दो पिवोट्स हैं जिन पर ये सदा हुआ है अरेंजमेंट, और इसमें एक संकेतक लगा है। ये क्या है बच्चों? ये संकेतक, पॉइंटर जिसको कहते हैं। यही संकेतक जहाँ पहुँचेगा, ये दिस वन, ये क्या है? संकेतक है। तो सब चीज़ों के नाम आ गए बच्चों। ये क्रोड जो नरम लोहे की बनी है, एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के पृथक के तारों की लपेटी गई कुंडली, जो ये जिसमें दो फेरे मैंने फिगर में दिखाए हैं, और ये पैमाना है, वृत्तीय पैमाना, जिसमें मिडिल में 0 होगा और इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 एंड सो ऑन, जितना भी हो सकता है। ये डिविजन्स भी होंगे इसमें। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा, अगर पॉइंटर इधर आ रहा है तो धारा एक दिशा में, 0 पर आ गया तो धारा 0 हो गई परपथ में, जिसे शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। और इधर चला गया तो धारा पहले जिधर बह रही थी उसके विपरीत दिशा में बहने लगी। इससे ये पता लग जाता है, ये उस धारा की उपस्थिति का पता लगाता है धारामापी। तो बच्चों, आज थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है बच्चों को, मैं सब चीज़ों को एक साथ समझाने की होड़ में लगा हुआ हूँ, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, बस ध्यान से एक एक शब्द सुनते चले जाना। तो इसमें न संकेतक है न पैमाना है। तो इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो विक्षेप देखा जाएगा, मैंने ये बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाही लूप रखा होता है या धारावाही कुंडली रखी होती है तो उस पर बल युग्म लगता है, जिससे वो कुंडली घूम जाती है। जैसे धारा वामावर्त दिशा में हमने प्रवाहित की थी तो वो कुंडली भी वामावर्त दिशा में घूमी थी। पिछले वीडियोज़ में मैंने समझाया था, वही बात यहाँ पर अप्लाई होगी। तो ये कुंडली घूमेगी, इस पर एक विक्षेपक बल युग्म लगने लगेगा, इसमें भी और इसमें भी। अब अंतर ये समझना है कि इसमें संकेतक और पैमाना है, इसमें नहीं है। तो बच्चों, इसमें क्या होता है? इसमें होता है लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। एक ऐसा प्रबंध होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है कि आपको एक पैमाना और एक लैंप की व्यवस्था की जाएगी। तो आपके सामने जैसे ये गैल्वेनोमीटर है बच्चों, ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है ये आकार में बॉक्स जैसा होता है। ये सब एक
बॉक्स में बंद होता है, मेटल के एक बॉक्स में, और नीचे स्क्रू लगे होते हैं, पेच, जो उसको लेवल करते हैं, क्षैतिज करने का काम करते हैं। मतलब इस सबको मैं एक डिब्बे में बंद कर दूं और नीचे लगे होंगे पेच कि किधर नीचा हो रहा है तो पेच घुमा के उधर सीधा कर लें, मतलब लेवल में ले आएँ। और एक लैंप होती है, एक पैमाना होता है, पैमाना, और सामने एक कांच की खिड़की होती है, ग्लास विंडो, जिससे कि प्रकाश का जो परावर्तन या अपवर्तन है उस कांच की खिड़की से हो जाए। अपारदर्शी नहीं करना है, क्योंकि प्रकाश हमें इसमें प्रवेश कराना है, और इस मिरर से, दर्पण से प्रकाश टकरा के रिफ्लेक्ट होके आएगा, उसके रिफ्लेक्शन की इमेज को हम दर्पण पर देखेंगे। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। जैसे ये हमारा क्या है, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसके सामने रखा होगा एक पैमाना और लैंप से लाइट जा रही होगी। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले बिना धारा प्रवाहित किए लाइट जब इस पर पड़ती है, इस पैमाना, यहाँ एक पैमाना होगा बच्चों, यहाँ 0 लिखा होगा, इधर 1 2 3 ऐसे डिवीजन्स होंगे, इधर भी 1 2 3, यहाँ पैमाना अलग से होगा बच्चों, ठीक है, 0 1 2 3 0 1 2 3 सामने। अब इधर से लाइट आएगी इस पर। जब आपने देखा होगा, एक काम करके देख भी सकते हैं, नहीं देखा है तो एक कहते हैं, एक दर्पण लें, एक शीशा लें जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, उसको किसी रोशनी की तरफ कर दें, तो इधर उधर घुमाएं तो दीवार पर एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जिसे कहते हैं चौंध डालना आँखों पर, एक ग्लो, एक चमक दीवार पे आ जाती है। आप दर्पण को घुमाते हैं, हिलाते डुलाते हैं तो वो भी इधर उधर डिस्टर्ब होता है। तो कभी कभी जैसे हम घड़ी पहने हैं, उस पर ऊपर शीशा लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, वो दर्पण तो नहीं है क्योंकि दर्पण में एक साइड पॉलिश होती है, लेकिन फिर भी वो दर्पण का कार्य करता है। तो घड़ी इधर उधर घूमने से एक जगह एक स्पॉट आने लगता है, तो उसी स्पॉट को, उसी चमक को यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले उसको 0 पे सेट कर लेते हैं, उस चमक को। कहाँ सेट करते हैं बच्चों? 0 पर। अब धारा प्रवाहित करके जब कुंडली घूमेगी तो दर्पण घूमेगा। आपने देखा है दर्पण घूमता है तो चमक भी आगे बढ़ेगी, इधर घूमता है तो इधर बढ़ेगी, इधर को घूमता है तो इधर बढ़ेगी। तो इसमें लैंप और स्केल की व्यवस्था अलग से होती है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट है। लेबोरेटरी में आपको यही मिलेगा, एक छोटा सा बॉक्स होगा। जब मैंने विभव मापी वाला लेक्चर, विभव मापी वाला टॉपिक पढ़ाया था, अब वो लेक्चर नंबर मुझे ध्यान नहीं है, उसमें मैंने आपको गैल्वेनोमीटर दिखाया था। एक छोटा सा गैल्वेनोमीटर हाथ में आसानी से आ जाता है, उसमें स्केल लगा होता है और ये एक बहुत बड़े बॉक्स में व्यवस्था बंद होती है और इसमें ये व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं लैंप की, स्केल की। तो ये थोड़ा असुविधाजनक है, ये ज़्यादा सुविधाजनक है, लेकिन सेंसिटिविटी, सुग्राह्यता इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, लेकिन फिर भी चूँकि ये कंफर्टेबल है, सुविधाजनक है, तो लैब में हम इसी का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों इस समय मेरे पास गैल्वेनोमीटर नहीं है, मैं अभी नहीं दिखा सकता, लेकिन जब आप लैब में जाएंगे तो देखेंगे कि पीछे 2 स्क्रू लगे होंगे। ये संबंधित पेच हैं T1 और T2। T1 और T2 क्या है, मैं तो बच्चों बनावट तो आपको समझ में आ गई। ओहो, ये क्या है, मरोड़ टोपी। ठीक है बच्चों, ये स्प्रिंग है, ये कनेक्टिंग पेच हैं T1 और T2, जैसे यहाँ भी हैं। जिस सर्किट में आप करंट की उपस्थिति का पता लगा रहे हैं उसका एक टर्मिनल यहाँ और एक टर्मिनल, इन पेच को खोल के वहाँ तार कस देंगे यहाँ पर। इसको मैं घुमा के यहाँ भी ला सकता था, इसको ऐसे करके T1 T2 एक लेवल में ले आऊँ। तो आप केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं बच्चों। तो चलिए, ये रही बनावट की बात, किसकी, धारामापी की बनावट क्या होती है। तो बच्चों मैंने दोनों टाइप की धारामापी मैंने पढ़ा दी, पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब
दोनों की रचना में अंतर था, लेकिन कार्य एक से ही करेंगे। फ़र्क इतना है कि इसमें संकेतक हमें रीडिंग बताएगा और यहाँ लैंप और स्केल का अरेंजमेंट रीडिंग बताएगा, इतना ही अंतर है। अब जो हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वो दोनों में एक ही लगेगी, इसलिए अब मैं स्पेस कर लेता हूँ इस बोर्ड पर। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अभी हमने दोनों की रचनाएं या संरचनाएं पढ़ ली। अभी हमने क्या पढ़ा, दोनों गैल्वेनोमीटर की रचना पढ़ी और दोनों में हमने अंतर भी समझ लिया, लेकिन सिद्धांत एक ही है। यानी अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्शन। ये आप हेडिंग डाल के लिख लेंगे, रचना। अब बच्चों आपको एक कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा होगा, मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ जो थोड़ा सा लाइट चल रहा है, कि आपकी एनसीईआरटी बुक में थोड़ा अलग से चित्र होगा, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इसे देख के हमें अलग लग रहा है और एनसीईआरटी की बुक में अलग लग रहा है। तो बच्चों मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, ये मैंने क्या बनाया है, कोर। तो ये रही करोड़, बेलनाकार है, देखिए बेलन है, ये सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये बेलन है और इस पर आयताकार एक कुंडली लपेटी गई है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो रचना दिख रही है बच्चों, वो इस तरीके से दिख रही है। वो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि बच्चों को कोई डाउट न रहे। नॉर्थ एंड साउथ। तो बच्चों अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, ऊपर से देखूं इसको, चाहे मैंने ये बनाई थी उसको, तो इसको अगर इसी का टॉप व्यू देख लेते हैं, चलिए, क्योंकि थ्योरी तो एक सी रहेगी दोनों की। तो बच्चों ये बेलन है, अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूं, अब आप तो यहाँ ऊपर आ नहीं जाएंगे, तो मैं आपकी तरफ इसी को ऐसे कर देता हूं। तो अब आपको ये क्या दिख रहा है बच्चों, दिस इज टॉप व्यू। आप इस सिलेंडर के ऊपर से देख रहे हैं। तो ये जो कोर मैंने बेलनाकार बनाई है वो आपको अब देखें, मैं देखूं कैसी दिखाई दे रही है बच्चों, वृत्ताकार। आप केवल एक वृत्त देख पा रहे हैं। तो ऊपर से देखने पर ये करोड़ मुझे ऐसे दिखाई दे रही है। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये बनी है। अब यहाँ जो कॉइल इस पर लपेटी गई है, ऊपर से देखेंगे तो ऊपर के ये वायर्स देखेंगे, इसीलिए आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसी कॉइल दिखाई दे रही होगी। ठीक है बच्चों, ये स्प्रिंग ऊपर से देखने पर यहीं दिखाई देगी एक ही सीध में, तो उसमें ऐसे दिखाई दे रहा होगा। ये पॉइंटर है और स्केल भी एनसीईआरटी बुक में ऐसे बना दिया है। ठीक है, ऐसे बना दिया है, 0 1 2 3 1 2 3। तो बच्चों एक ही बात है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने दोनों चीज़ समझा दी। ये क्या रहा बच्चों, करोड़, ये कॉइल और ये स्प्रिंग है। ठीक है, तो अब मैं इसको हटाता हूँ, वो कन्फ्यूज़न मैंने आपका दूर कर दिया। ये संकेतक और ये पैमाना है, अंशांकित पैमाना है। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग पर। कंस्ट्रक्शन समझ गए, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। अब क्या समझ आ रहे हैं, इसकी वर्किंग, कार्यविधि। अच्छा, कार्यविधि से पहले सिद्धांत की बात और कर लेते हैं। ये किस सिद्धांत पर कार्य करेगी, वो बच्चों मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। दैट इज प्रिंसिपल। इसका सिद्धांत क्या है, जो हमने पीछे पढ़ाया था एक टॉपिक, कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को विक्षेपित कर देता है, कुंडली को घुमा देता है। ठीक है, यही सिद्धांत है। जितनी ज़्यादा धारा होगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बच्चों, वो बल युग्म जो लगा था उसका आघूर्ण निकाला था, NIAB साइन थीटा। आपको ध्यान होगा तो टाउ प्रोपोर्शनल टू आई, यानी टाउ डिपेंड कर रहा है, सॉरी थोड़ा बच्चों फ्लो में गलत बोल गया, टाउ नहीं टाउ।
तो टाउ जो है वो आई पर निर्भर कर रहा है, यानी जितनी ज़्यादा धारा उतना ही ज़्यादा विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, उतनी ही कुंडली ज़्यादा घूमेगी। बात समझ गए? तो यही इसका सिद्धांत है, इसको आप लिखेंगे। अब इसकी कार्यविधि समझते हैं। अब बच्चों बोर्ड पर ये दोनों एक साथ बनाना संभव नहीं था, पिवोट कॉइल गैल्वेनोमीटर और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फिर यहीं फिगर बना दूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कहाँ, लेकिन आपको फिगर ध्यान होगा तो वो चर्चा चलती रहेगी। तो कार्यविधि दैट इज़ वर्किंग, इसकी वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो देखें, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हवा बना रखा है, डर बना रखा है कि बड़ा कठिन टॉपिक है, कठिन टॉपिक है। क्या कठिन टॉपिक है? चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली रखी है, धारा प्रवाहित करेंगे, कुंडली पर बल युग्म लगेगा और कुंडली घूम जाएगी। सो सिंपल, कितनी सी आसान बात है। तो घबराए नहीं बच्चों, जब कुंडली घूमेगी तो उस पर जो पॉइंटर लगा है वो घूमेगा तो वो विक्षेप बताएगा, विक्षेप आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा उसमें, है ना? कितना आसान सिद्धांत। तो कार्यविधि क्या होगी कि इन दोनों पेच को हम उस सर्किट के वायर से जोड़ देंगे जिसमें हमें धारा की उपस्थिति का पता लगाना है और शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करनी है कि अब धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही है, किसी सर्किट के किसी ब्रांच में, किसी शाखा में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उसका पता लगाएंगे, जैसा आपने मीटर सेतु में और विभवमापी में किया था। तो ये कनेक्टिंग पेच हैं, कनेक्टिंग स्क्रू हैं, क्या हैं ये? T1 T2 कनेक्टिंग स्क्रू, संयोजक पेच हैं ये। मैं यहाँ लिखने की आवश्यकता है बच्चों, समझ जाएंगे। T1 और T2 कनेक्टिंग स्क्रू हैं, यहाँ से वायर कनेक्ट करेंगे, थोड़ा पेच को घुमाएंगे ऐसे करके, वायर लपेटेंगे और कस देंगे। जब आप लैब में आएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब हमने इसमें धारा प्रवाहित कर दी कुंडली में, तो कुंडली घूम गई और कुंडली पर एक बल युग्म लगा जिसको विक्षेपक बल युग्म कहेंगे। तो वो कितना लगेगा? विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण। तो बच्चों विक्षेपक बल युग्म का जो आघूर्ण होगा टाउ बराबर हमने पढ़ाया था NIAB sin थीटा। अब मुझे यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना है कि कौन सा टर्म क्या है बच्चों। ये N नंबर ऑफ लूप्स इन द कॉइल, फेरों की संख्या है, I कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है, A कुंडली का क्षेत्रफल है और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और थीटा कुंडली के तल पर खींचे गए लंब की चुंबकीय क्षेत्र से दिशा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है वो थीटा है। तो बच्चों हमने यहाँ अवतल की शेप में एक मैग्नेट्स के पोल्स को काटा है। अभी जैसे मैंने एक फिगर बनाया था, तो ऐसा क्यों किया है और बेलनाकार कोर क्यों ली है? इससे बेलनाकार कोर जो होगी वो बल रेखाओं को संकेंद्रित करेगी, कॉन्सेंट्रिक करेगी कि बल रेखाएं जो सीधी सीधी हों या फैल रही हों उनको ऐसे संकेंद्रित कर देगी। तो जब बल रेखाएं पास पास हो जाएंगी, संकेंद्रित हो जाएंगी, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल और ये कोर है सी, बात समझ रहे हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, प्रबल करने के लिए हमने बेलनाकार कोर ली है। कोई ये पूछ सकता है कि क्रोड़ को हमने बेलनाकार क्यों लिया और इनको अवतलाकार बेलनाकार शेप में क्यों काटा? इन खंडों को, इन ध्रुव खंडों को, चुंबकीय ध्रुव खंडों को, जिससे कि हमारा जो फील्ड है वो सेंटर की तरफ अग्रसित हो, यानी कैसा बन जाए? त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं बच्चों? त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, दैट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड तो रेडियल है, तो इससे कुंडली किसी भी पोजीशन में होगी, थीटा हमेशा कैसा रहेगा? 90 डिग्री।
क्योंकि त्रिज्या हमेशा परिधि के लंबवत होती है बच्चों, तो थीटा 90 रहेगा। तो इस पर जो विक्षेपक बल युग्म लग रहा था उसका आघूर्ण हो जाएगा NIAB sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1, तो टाउ हमेशा इतना ही रहेगा NIAB, चाहे कुंडली किसी भी स्थिति में घूम जाए, कोण का यहाँ पर फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही हमारा मैक्सिमम अधिकतम टॉर्क है, अधिकतम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जो उस कुंडली पर लगता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, अब बात करते हैं आगे। ये हटा देते हैं, ये मैंने रेडियल, अच्छा एक स्क्रीन, ओ हो, चलो ये तो ध्यान रहेगा। मैंने क्या लिखा था बच्चों, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसका स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, ये भी हटा देते हैं, रचना सिद्धांत ये सब आपने पढ़ ली, और इस फिगर को भी हटाते हैं बच्चों, इसको भी हटाते हैं। तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र समझ गए बच्चों। अब बात करेंगे कि इसमें स्प्रिंग लगी हैं, क्या लगी हैं, स्प्रिंग्स, ये प्रत्यानयन बल युग्म पैदा करेंगी। अब आप कहेंगे सर ये प्रत्यानयन बल युग्म क्या है, क्योंकि मेहनत तो करते नहीं हो, पढ़ते हो नहीं, 11th में मैंने पढ़ाया था प्रत्यानयन बल। और अब यहाँ दो बल हैं तो प्रत्यानयन बल युग्म हो गया। कपुल, युग्म का मतलब कपुल। तो देखिए ये जो स्प्रिंग्स हैं, जब कुंडली घूमेगी तो इनमें ट्विस्ट पैदा होगा। स्प्रिंग में ट्विस्ट कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, मोड़ आ रहा है, एकदम कहानी पलट जाती है। तो यहाँ स्प्रिंग इठने लगती है। अच्छा सीधी सीधी बात करते हैं कि जैसे मेरे पास कोई स्प्रिंग हो और मैं उस स्प्रिंग को ऐंठ नहीं रहा हूँ, यहाँ इठ रही है। मैं पहले प्रत्यानयन शब्द को समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। जैसे मैं स्प्रिंग को दबाता हूँ तो आपको अपनी उंगलियों पर ऐसा लगेगा कि स्प्रिंग हमारी उंगलियों पर दबाव डाल रही है और वो हमारी उंगलियों को फैलाने की कोशिश कर रही है, फिर से उसी स्थिति में लाने की कोशिश कर रही है। तो यही है प्रत्यानयन। हम जो लगाते हैं बल वो होता है विरूपक बल, और जिस वस्तु पे बल लगा रहे हैं, जैसे आपने एक रबर की बॉल ली, उसको दबाया तो वो रबर की बॉल अपनी उसी अवस्था में वापस आने की कोशिश करती है, आना चाहती है उसी अवस्था में। तो आपकी उंगलियों पर वो बॉल भी बाहर की ओर बल लगाती है, जिससे कि आपकी उंगलियां फैल जाएं और गेंद उसी अवस्था में, लेदर की गेंद की बात नहीं कर रहे बच्चों, रबर की गेंद की बात कर रहे हैं। तो स्प्रिंग, हाँ, तो रबर को दबाया हमने, वो विरूपक बल हुआ। रबर ने हमारे हाथ पर जो बल लगाया वो प्रत्यानयन बल हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स हुआ। ठीक इसी तरीके से जब ऐंठने की बात होती है, किसी चीज़ को ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, स्प्रिंग को ऐंठ रहे हैं, आपने देखा होगा जो चाबी वाली घड़ियां होती थी उसमें ऐसे स्पाइरल स्प्रिंग लगी होती थी, चाबी भरते थे, स्प्रिंग इठ जाती है, उसमें एक स्थिति ऊर्जा आ जाती है, फिर वही ऐंठन धीरे धीरे अपनी उसी अवस्था में आने की कोशिश करती है स्प्रिंग, तो उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने का, मैं ये कहने जा रहा था, प्रयास करती है। प्रयास नहीं करती बच्चों, बदलती है, और घड़ी की सुइयाँ चलती रहती हैं जब तक उसमें चाबी भरी रहती है। कहते हैं ना, जितनी चाबी भरोगे उतना ही खिलौना चलेगा। तो खैर चलिए, टाउ इक्वल्स टू आ गया NIAB, ये विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल युग्म है। अब स्प्रिंग, जब कुंडली घूमेगी तो स्प्रिंग में ऐंठन पैदा होगी, मरोड़ पैदा होगी। क्या पैदा होगी, ऐंठन कह लो या मरोड़ कह लो। अब आप कह रहे होंगे कि सर पेट में मरोड़ उठ रही है, कहते हैं ना कि पेट में थोड़ी मरोड़ सी लग रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, तो उस मरोड़ की बात नहीं कर रहा बेटा मैं यहाँ स्प्रिंग में जो ऐंठन पैदा हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। इसको कहते हैं ट्विस्ट, क्या कहते हैं इसको, ट्विस्ट कहते हैं। तो अब ये स्प्रिंग प्रत्यानयन बल युग्म लगाएगी, प्रत्यानयन बल युग्म, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी बच्चों। बात समझते जाना बच्चों, क्या लगाएगी, रीस्टोरिंग
टॉर्क, इसी को हम ऐंठन बल युग्म भी कह सकते हैं, ऐंठन बल युग्म, ऐंठन बल युग्म कह लो या प्रत्यानयन बल युग्म कह लो, एक ही बात है बच्चों, वो शब्दों का फेर है केवल, उससे आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमने जब यहाँ ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है वो इठ रही है बच्चों, और हमने एक सीधे सीधे स्प्रिंग को ऐसे मैं समझाता हूँ, चलो इसी से समझाता हूँ, ऐसे दबाने की बात की थी, तो एक रेखा में कंप्रेशन पैदा हुआ था, तो उस समय हमने पढ़ाया था F = kx, के क्या था बल नियतांक, और ये विस्थापन हुआ था, उसको कितना कंप्रेस किया है। ठीक उसी तरीके से यहाँ ट्विस्ट हो रहा है, ऐंठन विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, विक्षेप, ऐंठन, ट्विस्ट, मरोड़, कुछ भी कह सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो एंगल जो हो रहा है, एंगल में घूम रही है, तो उसको उस केस में जो हमारा टाउ होगा वो, जैसे हमने ये कैसे निकाला था बच्चों कि F∝x, जितना ज़्यादा ये लगाएंगे उतना, जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, यानी x जितना ज़्यादा होगा, स्प्रिंग को जितना ज़्यादा दबा दोगे वो उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, तो F∝x था, इससे आ गया F = kx। ऐसी टाउ प्रोपोर्शनल फाई, जितनी ज़्यादा स्प्रिंग में ऐंठन पैदा होगी। अब बच्चों वहाँ पर एक हमने बनाया था सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें एक फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती लटकाई थी, उसमें पत्ती में ऐंठन पैदा होती है, तो उसका भी यही सेम प्रिंसिपल है, तो टाउ = c∅ हो गया। वहाँ F = kx लेते हैं, यहाँ ऐंठन बल युग्म क्या हो जाएगा, टाउ = c∅। ये कौन सा बल युग्म है, जो स्प्रिंग अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने के लिए लगा रही है, वो उसी स्थिति में आने का प्रयास कर रही है, और जब ये और ये बराबर हो जाएंगे तो कुंडली वहीं पर रुक जाएगी। यानी कुंडली में जैसे ऐसे ऐंठन हुई, स्प्रिंग में ऐसे ऐंठन हुई, यानी एक बल युग्म लग रहा है इधर से और एक बल युग्म उधर से, तो जब दोनों बराबर हो गए वहीं पर कुंडली संतुलन की स्थिति में आ गई, संतुलित हो गई, और वहीं हमारा पॉइंटर रुक जाएगा और हम विक्षेप देख लेंगे। है ना बच्चों, कितना कमाल का इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब ये सी क्या है, ये बच्चों जो सी है वो एकांक ऐंठन के लिए लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण है। क्या है, एकांक ऐंठन के लिए लगने वाला बल आघूर्ण है, जिसको मरोड़ी दृढ़ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरोड़ी दृढ़ता या मरोड़ी दृढ़ता, गुणांक भी लिखा मिल सकता है, यानी टॉर्जिनल रिजिडिटी। ठीक है, मरोड़ी दृढ़ता हो गई बच्चों, या इसको मरोड़ी नियतांक भी कह सकते हैं, एक ही बात है, मरोड़ी नियतांक कह लो। समझ रहे ना, कि कहीं ये लिखा मिल जाए कहीं ये लिखा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मरोड़ी नियतांक, टॉर्जिनल कांस्टेंट। ओहो हो बच्चों, एक बात ध्यान आ गई, ये लेक्चर नंबर 18 है। चलो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी टॉपिक को कंटिन्यू होने दो। फिर ऐसा ना हो बच्चों कि हम भूल जाएं और वो बात रह जाए। मैं ये बताना चाह रहा था बच्चों, थोड़ी ग्रामेटिकल अभी बता ही देता हूँ। लेक्चर नंबर 17 में मैंने एक हेडिंग डाला था बच्चों कि मैग्नेटिक मूवमेंट, उसमें थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई थी। जब हमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, हमारा लेक्चर जब रिकॉर्ड हो गया था, उसके बाद जब मैं उसका प्रीव्यू देख रहा था तो तुरंत एक मिस्टेक नज़र आ गई थी। अब वीडियो बन चुका था, अपलोड भी कर दिया था,
तो थोड़ी सी मिस्टेक रही कि मैग्नेटिक, ग्रामेटिकली मिस्टेक है बेटो, फिजिक्स की कोई मिस्टेक नहीं है। मैं तुम्हें इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। अब मान लो कोई स्पेलिंग गलत भी हो जाए, स्पेलिंग से ये थोड़ी है कि फिजिक्स नहीं सीख पा रहे हो। तो अभी बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं बाद में लिखूँगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। चलो लिख ही देता हूँ यहाँ, फिर बिगाड़ दूंगा, यहाँ लिखता हूँ। मैंने लिखा था मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों इस टॉपिक में एक मिस्टेक है। ग्रामेटिकली क्या मिस्टेक है? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ ए नहीं आएगा क्योंकि बॉबल आ रहा है ओ, तो इस बॉबल की वजह से यहाँ एन होगा। अब बच्चों ये ए क्यों लिख गए हम, पता है कि हम कभी कभी सोचते कुछ हैं और लिख कुछ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ ऑर्बिटिंग की जगह रिवॉल्विंग लिखना चाह रहा था, ऑर्बिटिंग की जगह क्या लिखना चाह रहा था? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक ही बात है, चाहे ऑर्बिटिंग कह लें या रिवॉल्विंग। तो जब रिवॉल्विंग लिखते तो ए ही आता, और फिर अचानक ए लिखने के बाद रिवॉल्विंग की जगह मैंने ऑर्बिटिंग में बदल दिया, इसको बदलना भूल गया। तो ये दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक, तो सॉरी फॉर दिस, आप सही कर लेंगे। लेकिन वीडियो के टाइटल में मैंने इस त्रुटि को, इस गलती को, इस मिस्टेक को सही कर दिया है। जब आप वीडियो का टाइटल देखेंगे तो वहाँ मैंने ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन ही लिखा है। तो चलिए, ये हमारी गलती के लिए था जो हमने मिस्टेक कर दी थी। अब बेटा कर दी तो कर दी, अब उसका सुधार मैंने इस लेक्चर में कर दिया है। तो अब संतुलन की स्थिति में ये दोनों कैसे हो जाएंगे? प्रत्यानयन बल युग्म का जो आघूर्ण है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, मतलब आघूर्ण है ये टाउ, तो ये दोनों जब बराबर होंगे, अब बराबर कर लें। स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या बच्चों? चलिए, ले लिया होगा। तो अब यहाँ आगे चलते हैं, दोनों को बराबर करते हैं। अभी मैं इनको बिगाड़ नहीं रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं। तो बच्चों जब ये दोनों बराबर करेंगे, कौन कौन सा? एक तो ये लिखा हुआ है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, रिस्टोरिंग टॉर्क, और दूसरा विक्षेपक बल युग्म, डिफ्लेक्टिंग कपुल। इन दोनों को बराबर कर दें तो क्या मिलेगा? NIAB। ये कब है? जब संतुलन की अवस्था है, कुंडली संतुलित हो चुकी है, यानी संतुलन की अवस्था में लिख देते हैं, संतुलन की अवस्था में, यानी इन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर, यानी बराबर C5। ये वाला जो आघूर्ण था, अब इसको हटा देते हैं, इनका काम समाप्त। दोनों को हमने संतुलित कर दिया, बराबर हो गए, तो परिणामी बल युग्म का आघूर्ण हो गया 0 और कुंडली आ गई संतुलन की अवस्था में, जो कि हमें चाहिए थी। तो इससे बच्चों देखें I कितना आता है? C/NAB × 5। ये सब कांस्टेंट हैं। C टॉर्जनल कांस्टेंट, N नंबर ऑफ लूप्स इन द कॉइल, फेरों की संख्या, A एरिया ऑफ द कॉइल दैट इज कुंडली का क्षेत्रफल, B मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। ये सब कांस्टेंट हैं, तो इनको मिला करके एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं, जिसको हम क्या नाम देंगे? K। तो ये हो गया K5। अब यहाँ जो एक नया कांस्टेंट आया है बच्चों K, उसकी वैल्यू कितनी है? C/NAB, जिसको हम एक सुंदर सा, प्यारा सा, बढ़िया सा नाम देने जा रहे हैं। इसको गैल्वेनोमीटर का परिवर्तन गुणांक क्या कह देते हैं? परिवर्तन गुणांक। किसका? धारा मापी का।
या परिवर्तन नियतांक भी कह सकते हो बच्चों। क्या कह सकते हैं? गुणांक भी कह सकते हैं, यानी रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर मैंने लिखा नहीं बच्चों यहाँ धारामापी का, ये सीधी सी बात है, धारामापी पढ़ रहे हो तो बच्चों वीडियो बहुत लेंदी होता है यार। धारामापी का परिवर्तन गुणांक यानी रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या दक्षता गुणांक भी कह देते हैं इसको, या धारामापी नियतांक भी कई नाम हैं, अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिल जाएंगे। या ये कह लें धारामापी नियतांक, क्योंकि ये धारामापी की कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है। भाई उस धारामापी में कितने लूप के कुंडली है, कितने क्षेत्रफल की कुंडली है, जो चुंबक है उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना है, जो स्प्रिंग है उनका टॉर्जनल कांस्टेंट कितना है, वो अलग अलग, ये सब गैल्वेनोमीटर के ही तो कांस्टेंट्स हैं। तो इनको एक नया कांस्टेंट बना जो अलग अलग गैल्वेनोमीटर का अलग अलग होगा, यानी धारामापी नियतांक यानी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, धारामापी नियतांक। इसको एक नया नाम और दे देते हैं जिसको कहते हैं दक्षता नियतांक। ठीक है बच्चों, क्या कह देते हैं? दक्षता नियतांक यानी फिगर ऑफ मेरिट। कहाँ लिखूँ? जगह यहीं लिख देता हूँ बच्चों, दक्षता नियतांक। अब आप कह रहे होंगे सर एक ही नाम पढ़ा देते, इतने सारे नाम क्यों रख दिए? तो बच्चों अलग अलग जगह कहीं आपको नहीं मिल जाए। फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट कह देते हैं इसको बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सुग्राह्यता कितनी होगी इस गैल्वेनोमीटर की, यानी धारामापी की सुग्राह्यता पढ़ने जा रहे हैं। सुग्राह्यता दैट इज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो देखें, यदि हम इस धारामापी में चाहे वो पीसीजी हो चाहे एससीजी हो, सस्पेंडेड कॉइल हो या पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर हो, कोई सी गैल्वेनोमीटर हो, उसमें अगर हम थोड़ी सी धारा प्रवाहित करें या इसके सिरों पर थोड़ी सी वोल्टता आरोपित करें, यानी थोड़ा सा विभवांतर आरोपित करें और थोड़ी सी धारा या थोड़ी सी वोल्टता से ही इसके पॉइंटर में एक पर्याप्त विक्षेप आ जाए, जैसे पॉइंटर यहाँ था और काफ़ी ज़्यादा विक्षेप में घूम जाए, वो धारामापी उतना ही सुग्राही कहलाता है। सुग्राही सेंसिटिविटी समझ रहे हैं ना, जरा सी धारा प्रवाहित की और पॉइंटर काफ़ी ज़्यादा विक्षेपित हो गया, यानी बहुत सेंसिटिव है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव का मतलब जरा से प्रयास से ही उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होना। जैसे हमने किसी बच्चे के गाल पर जरा सा हाथ मारा, हल्के से ऐसे थपकी दी ऐसे करके हल्के से, और उसका गाल लाल पड़ गया, इसका मतलब वो बड़ा सेंसिटिव है कि जरा सी चोट को भी सहन नहीं कर पा रहा, जरा सी चोट मारी और इतना बड़ा परिवर्तन। तो जरा सी यानी थोड़ी सी ही धारा प्रवाहित करने पर उसमें बहुत ज़्यादा विक्षेप उत्पन्न हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? धारामापी की सुग्राह्यता, यानी धारामापी अधिक सुग्राही है, मतलब सेंसिटिविटी का पैमाना है ये। अब तो क्या लिखेंगे बच्चों? देखो मैं यहाँ लिखूँगा तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, वीडियो भी लेंदी होगा, आप वीडियो को पॉज कर करके शब्दों को सुनिए कि यदि किसी धारामापी के सिरों पर या यदि किसी धारामापी, सॉरी बच्चों मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, यदि किसी धारामापी में थोड़ी सी धारा प्रवाहित करने पर या उसके सिरों पर थोड़ा सा ही विभवांतर स्थापित करने पर उसकी कुंडली में
पर्याप्त विक्षेप यानी बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है तो वह धारामापी सुग्राही कहलाता है। अब इसकी सुग्राह्यता को दो तरीके से माप सकते हैं, एक धारा सुग्राह्यता, धारा सुग्राह्यता यानी करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी होगा, आप लोग सुने और लिखें। यदि किसी धारामापी में किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राह्यता कहलाता है। यानी हमें क्या प्रवाहित करना है, एकांक वैद्युत धारा, एकांक वैद्युत धारा प्रवाहित की और उसमें कितना विक्षेप आ गया वही धारा सुग्राह्यता है। जैसे आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें जो विक्षेप आया वो फाई का आया, यानी ट्विस्ट एंगल ऑफ ट्विस्ट, उसमें कितनी ऐंठन आ गई कुंडली में, कितना विक्षेप आया वो है फाई। तो एकांक धारा प्रवाहित करने पर कितना आएगा बच्चों, फाई अपॉन आई। यही हमारा क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी, जिसको लिख देंगे आई एस से, यानी आई एस बराबर आ गया फाई अपॉन आई। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमने आई निकाला था, थोड़ी देर पहले आपको ध्यान हो हमने क्या किया था, एक टाव निकाला था एन आई ए बी और एक टाव निकाला था सी फाई, दोनों को बराबर किया था तो एन आई ए बी बराबर आ गया था सी फाई। इससे आई बराबर आया था सी अपॉन एन ए बी इंटू फाई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं बच्चों, तो आई एस कितना आएगा, फाई अपॉन आई यानी सी, और एन ए बी चला गया ऊपर चला गया और सी नीचे रह गया और फाई तो नीचे ही रहेगा, तो फाई से फाई कैंसिल हो गए। तो आई एस कितना बचा, एन ए बी अपॉन सी। अब चूंकि मैं हटा चुका था, अब मैंने इसको के माना था बच्चों, आई इक्वल्स टू के फाई, दोबारा बताना पड़ रहा है, ये वैल्यू किसकी है, के की है। तो यहाँ उल्टी है एन ए बी अपॉन सी, यहाँ सी बटे एन ए बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/k, यानी करंट सेंसिटिविटी उसके परिवर्तन गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर होगी, यानी रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया 1/k। यानी करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो हमें के, जो के कितना है बच्चों, सी बटे एन ए बी, इसको कम करना पड़ेगा। के जितना कम होगा धारा सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात है, रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा अनुपात है। तो ये हुई धारा सुग्राह्यता, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब दूसरे पे चलेंगे, नंबर 2, मैं यहीं से ही कर देता हूं बच्चों, वोल्टता सुग्राह्यता। यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी को पढ़ने जा रहे हैं, तो इसकी परिभाषा भी आप लिखेंगे। किसी धारामापी के सिरों पर एकांक वोल्टता या एकांक विभवांतर स्थापित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप वोल्टता सुग्राह्यता कहलाता है। अभी हमने एकांक धारा प्रवाहित की थी, अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, विभवांतर की बात कर रहे हैं। जैसे बी विभवांतर स्थापित करने पर फाई विक्षेप होता है, तो एकांक पर कितना होगा बच्चों, फाई अपॉन वी, और यही हमारा क्या हो गया, वोल्टता सुग्राह्यता यानी वी एस। तो यहीं से देखते हैं, इसे हटा देते हैं। अब देखें वी एस कितना आया बच्चों, फाई अपॉन वी, और वी को कितना लिख सकते हैं, आई आर। ये तो अब बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, सीख गए होंगे।
अब फाई अपॉन आई अभी निकाला था हमने, फाई अपॉन आई करंट सेंसिटिविटी थी, फाई अपॉन आई करंट सेंसिटिविटी थी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फाई अपॉन आई इंटू आर, यानी ये क्या हो गया आई एस, ओ सॉरी आर नीचे है, अपॉन आर। आई एस अपॉन आर, और यहाँ फाई की ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, सॉरी आई की ये वाली वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, तो दूसरा टर्म मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे वी एस बराबर किस में रख रहे हैं बच्चों, इसमें एक ही बात है, इसमें रखते हैं फाई, या यहीं से देख लो, इसी इक्वेशन से अगर मैं फाई अपॉन आई निकालूँ, अभी निकाला था, अब मुझे याद है लेकिन आपको दिखाना भी है बच्चों, फाई अपॉन आई कर रहे हैं, आई इधर ला रहे हैं, ये उधर भेज रहे हैं, तो ये एन ए बी अपॉन सी हुआ। तो फाई अपॉन आई के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई अपॉन आई के स्थान पर एन ए बी अपॉन सी, और आर है ही नीचे, तो वी एस इतना हो गया, ऐसे समझ सकते हो, वी एस कितना हो गया एन ए बी अपॉन सी आर, या आई एस अपॉन आर, या के टर्म्स में लिखना चाहें तो जो के था हमारा सी अपॉन एन ए बी था, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन के आर, ये अलग अलग फॉर्म्स हो गई, क्योंकि जो फाई अपॉन आई था, जो धारा सुग्राह्यता थी वो 1 अपॉन के थी, अभी हमने निकाला था, आपको ध्यान होगा, तो 1 अपॉन के इंटू 1 अपॉन आर, 1 अपॉन के आर, कैसे ही समझ लो, ये सब कन्वर्जेशंस हैं, ये कन्वर्जेशंस आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों अब बात करेंगे कि ये जो सुग्राह्यता है धारामापी की, उसको बढ़ाएं कैसे। मैंने यहाँ संक्षेप में लिख दिया बच्चों, अभी हमने धारा सुग्राह्यता पढ़ाई थी, करंट सेंसिटिविटी IS ये निकाला था, वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी वोल्टता सुग्राह्यता हमने ये निकाली थी। तो सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, दैट इज हाउ टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाएं। तो देखें बच्चों, देखें चाहे धारा सुग्राह्यता देखें, चाहे वोल्टता सुग्राह्यता देखें, दोनों में NAV/C आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी आ रहा है। तो यही फैक्टर है जो कि परिवर्तन गुणांक है उस गैल्वेनोमीटर का, यही डिसाइड करेगा कि धारामापी कितना सुग्राही है। तो देखें बच्चों, इसको समझें, यानी के उल्टा आ रहा है, IS जो है उसमें भी 1/K है और इसमें भी 1/K है, चाहे धारा सुग्राह्यता हो चाहे वोल्टता सुग्राह्यता हो। यानी हम K को जितना कम कर लेंगे सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी K को कैसा करेंगे, मिनिमम। तो S कैसा हो जाएगा, यानी सेंसिटिविटी, S फॉर सेंसिटिविटी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम, अधिकतम। तो हमें बढ़ानी है सेंसिटिविटी, दोनों ही सेंसिटिविटी की बात हो रही है। तो K को, इसको कम करना है, इसको रिड्यूस करना है, कम करना है। तो कम कब होगा, जब C कम हो। C कैसा हो, कम हो। N ज़्यादा हो, A ज़्यादा हो, अधिक हो, B अधिक हो, ये फैक्टर्स होने चाहिए। तो बच्चों होता क्या है, मैं अभी बताता हूँ कि होता क्या है कि हमें C कम रखना है, N ज़्यादा रखने हैं, A ज़्यादा रखना है, B भी ज़्यादा रखना है। तो यहाँ एक दिक्कत आती है। आप कहेंगे सर आप दिक्कत ही दिक्कत बताते रहते हो, लेकिन नहीं, घबराए नहीं।
देखिए हमें सी कम करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी पत्ती थी जो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में, उसको फॉस्फर ब्रोंज की ले लेते हैं या क्वार्ट्ज की ले लेते हैं। किसकी? क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज की और या फॉस्फर ब्रोंज की जो सी की वैल्यू है दृढ़ता गुणांक की, वो कम होती है। कैसी होती है? कम। बेटा एक सेकंड, कोई कॉल आ रही है अभी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ तो बच्चों हम क्या कह रहे थे? सी को कम करना, यानी उस सी को कम करने के लिए जो दृढ़ता गुणांक है, जो रिजिडिटी थी उसकी, टॉर्जनल रिजिडिटी, वो किसकी कम होती है? क्वार्ट्ज का ले सकते हैं पत्ती को, या फॉस्फर ब्रोंज की ले सकते हैं। तो इसका हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब बात आती है एन को अधिक करें। अब बच्चों जब हम फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो तार हमारा बहुत बड़ा होगा, तो आर हमारा बढ़ने लगेगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होने लगेगी। तो हम एन को भी बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकते, तो यहाँ प्रैक्टिकली थोड़ी सी दिक्कत आती है। एरिया बढ़ा दें, यानी बड़ी सी कॉइल ले लें। तो बड़ी सी कॉइल लेंगे तो ये जो मैग्नेट हैं उनको और दूर, जैसे मैं एक मैग्नेट मैंने ये बनाई बच्चों, ठीक है, वो सॉरी कॉइल, इस कॉइल एरिया किसका है? कॉइल का। एरिया ऑफ कॉइल को बढ़ा ले लें, यानी इस कॉइल को बढ़ा ले लें, मैग्नेट को नहीं, इस कॉइल को, इस कुंडली को हम बढ़ा ले लें, यानी तब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो जब बड़ी कुंडली लेंगे तो जगह ज़्यादा चाहिए, तो ये जो हमारे पोल्स हैं, जैसे मैंने इतनी बड़ी कॉइल ली तो इतनी जगह में ही चुम्बक रख गई। समझ रहे हैं? ध्यान से समझना, ये चुम्बक हमने इतनी, और बड़ी सी लेता मैं कुंडली, तो देखें दोनों चुम्बकीय ध्रुव दूर दूर हो गए। तो जब चुम्बकीय ध्रुवों को हम ज़्यादा दूर करेंगे, जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दूर करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा दूर होंगे तो यहाँ पर चुम्बकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, और हमें बी कैसा रखना है? अधिक। तो इससे भी दिक्कत आती है। हम एक उचित, एक प्रॉपर एरिया से ज़्यादा एरिया की कुंडली भी नहीं ले सकते, उसकी भी एक लिमिट है। तो हम करते क्या हैं कि बी को अधिक करना है तो बी अधिक कर लेते हैं इस चुम्बकीय क्षेत्र को। तो ये ज़्यादा महत्व रखता है किसी गैल्वेनोमीटर में कि हम बी को अधिक कर लें, वही हमारे लिए पर्याप्त है सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो बी को अधिक करने के लिए हम कोबाल्ट, समझ रहे हैं बच्चों, हमें क्या करना है? बी को अधिक करना है। तो हम जो मैग्नेट लेंगे वो कोबाल्ट और स्टील की बनी हुई ले लेंगे बच्चों। किसकी होनी चाहिए? वो कोबाल्ट की। तो चलिए अभी बात करेंगे, एक सेकेंड, चलो बच्चों मैं लिख देता हूँ। जो हमारी कुंडली है वो किसकी लेंगे? कोबाल्ट स्टील। बच्चों थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। कोबाल्ट स्टील की मैग्नेट ले लेंगे और इसको बेलनाकार नरम लोहे की क्रोड भी स्थापित करेंगे। इस कुंडली के अंदर क्या रखेंगे? बेलनाकार नरम लोहे की क्रोड। ये दोनों प्रबंध, ये हमारे दोनों उपाय बी को बढ़ा देंगे। बेलनाकार नरम लोहे की रॉड होगी, जो क्रोड होगी, जो रॉड है मतलब क्रोड जिसको नाम दिया गया है, वो बेलनाकार होगी तो फील्ड रेडियल होगा। और ये चूँकि धातु है, नरम लोहे की बनी है, तो वहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कॉन्सेंट्रिक होगा, सकेंद्रित होगा, बल रेखाएं पास पास आ जाएंगी, जिससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। तो इन दो उपायों से हम बी को बढ़ा लेंगे और इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता को बढ़ा लेंगे बच्चों। तो देखें बच्चों, अब बात करेंगे, आज नहीं, आज वीडियो बहुत लेंदी हो गया है,
कि ये जो हमने धारामापी पढ़ा है इसको अमीटर में कैसे बदलेंगे और वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। इसी से हम अमीटर और वोल्टमीटर बना सकते हैं। तो अगला वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको देखना ना भूलें। ओके, मिलते हैं कल उस नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।